Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study the same chapter, Cell, the Unit of Life. ठीक है, 2 दिन से हम उसी को पढ़ रहे हैं। अब उसका हम एक तरह से लास्ट जो पार्ट है चैप्टर का वो कवर करेंगे। कल हमने ये राइबोसोम्स पढ़ा था, तो राइबोसोम्स से एक बार फिर से बता देती हूँ। राइबोसोम्स जो होते हैं वो डेंस पार्टिकल्स होते हैं। ये जॉर्ज पैलेड ने देखा था। और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चलता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जब उसे मूव किया जाता है, तो जो सेडिमेंट्स मीन्स जो नीचे बैठते हैं पार्टिकल्स, उस हिसाब से इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकाला जाता है। तो जो लार्जर होते हैं सब यूनिट्स उनको 80s राइबोसोम कहते हैं, उससे स्मॉल को 60s कहते हैं। ये स्मॉलर सब यूनिट, और सबसे छोटे को 40s कहते हैं। इनको स्वेटबर्ग्स यूनिट कहते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इट इज़ टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ अ गिवन साइज एंड शेप सेटल टू द बॉटम ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन को जब हिलाया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो पार्टिकल्स जो बैठते हैं उसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एस क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो 80s में बड़े पार्टिकल्स होते हैं, 60s में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। प्रोकैरियोट जो होते हैं उसमें 50s लार्ज पार्टिकल्स और 30s स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ओके, 70s और 80s राइबोसोम 2 सब यूनिट होती है। देखो ये स्मॉल सब यूनिट बताई है यहाँ पे, दिस इज स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट बताई है। ओके, तो हर राइबोसोम में ऐसे 2 यूनिट होती है और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं और कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। क्लियर है? यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। तो ये फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट का बना हुआ, और बहुत सारे ट्यूब्यूल्स ट्यूब फॉर्म में होता है, फिलामेंट्स के फॉर्म में होता है। और इस साइटोप्लाज्म में आप देखोगे, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ट्यूब के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेनली साइटोप्लाज्म का एक सेल को शेप देता है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट इन साइटो, इसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन ना। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मूवमेंट देता है और मेंटेन करके रखता है सेल की शेप को। ओके, ये देखो, ये तो हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन ऑफ सीलिया और फ्लैजिला के डिफरेंट पार्ट। सीलिया और फ्लैजिला पहले भी आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था। सीलिया और फ्लैजिला जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो क्या होता है, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये मूवमेंट करते हैं सेल की, मूवमेंट ऑफ सेल और सराउंडिंग ऑफ द सेल। तो फ्लैजिला जो होते हैं वो कंपेरेटिवली लॉन्गर होते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं वो कंपेरेटिवली लॉन्गर होते हैं। तो ओट्स की तरह हेल्प करते हैं। ओट्स मतलब जैसे पानी में नाव चलाने के लिए जो यूज़ करते हैं ना, चप्पू बोलो या कोई लकड़ी का जो होता है, ओट्स जो होते हैं उनसे चलाते हैं, इस तरह का काम करते हैं, जो डंडे से या किसी सिरे से हम उसको चलाते हैं। तो सीलिया तो हमें पता है जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके चारों तरफ ये जो इस तरह से जो बना होता है, आपने पहले पढ़ा होगा, ये एक तरह से सीलिया होता है। ये भी मूवमेंट में हेल्प करता है। और स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लैजिला हो गया। अब आपको याद आ गए होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पढ़े थे। फ्लैजिला लॉन्गर होता है और सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। सीलिया स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है, दिख ही रहा है, और ओट्स की तरह काम करता है ना, नाव के चप्पू जैसे। और क्या होता है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है उसमें भी फ्लैजिला होता है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला होता है, पर यूकेरियोटिक सेल के फ्लैजिला से ये डिफरेंट होता है। ठीक है, ये जो है ये तो मैंने आउटर स्ट्रक्चर दिखाया है आपको, जो आपने पहला पढ़ा होगा। ये क्या चीज़ है? ये है उसका सेक्शन करके पार्ट बताए गए हैं, अंदर से किस तरह का है।
ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ओके, ये इंटर डबलेट ब्रिज हैं, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, और ये सेंट्रल शीथ है, ये रेडियल स्पोक है, ओके, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये रहा, और माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर ये जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रो स्टडी में सीलिया और फ्लैजिला एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, जिसको एक्सोनीम कहते हैं। कोर क्या होता है उसका? एक्सोनीम। और उसमें नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, 9 doublets of radially arranged peripheral microtubes and a pair of microtubules. एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्स को बोलते हैं 9+2 एरे। ये देखो, ये रहे माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए हैं ना, इंटर डबलेट ब्रिज है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये सेंट्रल शीथ है, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। तो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये ब्रिजेस से कनेक्टेड होते हैं और इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। किससे इनक्लोज्ड रहते हैं? सेंट्रल शीथ से इनक्लोज्ड रहते हैं ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ये इसमें ब्रिजेस बने होते हैं, और सेंट्रल शीथ से कौन रहते हैं कवर्ड? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ओके। जो है पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं, रेडियल स्कोप होता है, तो एक तरह से इसमें 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं। और जो अभी हमने बताया था इंटरकनेक्टेड रहते हैं पेरिफेरल डबलेट्स बाय लिंकर्स। जो सीलिया और फ्लैजिला है वो सेंट्रियोल स्ट्रक्चर से निकलता है, जिसको बोलते हैं बेसल बॉडीज, जिसको बोलते हैं बेसल बॉडीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए स्ट्रक्चर। 9+2 एरी आ गया। 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं, पेरिफेरल डबलेट्स बाय अ रेडियल स्पोक। ये रहा रेडियल स्पोक से, ये 9 है। जितने पेरिफेरल डबलेट्स जो है 9 है, और अंदर वाले 2, इसीलिए 9+2 बोला है, ओके। और सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलता है, जिसको कि हम बेसल बॉडीज बोलते हैं। और बहुत सारे जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो साइटोस्केलेटन में पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। तो ये 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको कि हम सेंट्रियोल बोलते हैं, है ना। और उसमें एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स होता है। एमॉर्फस जो होता है ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, एक इधर है दूसरा इधर है, ठीक है, लाइक कार व्हील ना, कार्ट व्हील जैसे पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, सराउंड एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है इसके अंदर। सेंट्रियोल के आसपास कुछ कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है पेरीफेरीज में, ओके। तो 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं, और ईच पेरिफेरल फिब्रिल जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। जैसे डबलेट थे, इसमें ट्रिपलेट होता है। सेंट्रल पार्ट का जो सेंट्रल होता है उसको हब बोला जाता है, जो कि ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है स्पोक से। ये बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया और फ्लैजिला के, और ये स्पिंडल फाइबर्स देते हैं, दैट बेसल बॉडीज बनाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं। किसके लिए? सेल डिवीजन के टाइम में स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म, ओके। तो ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में हुआ। अब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेली है जो सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाइज, और उस स्टेन से जो पहचाना उसको कहा गया मटेरियल को क्रोमेटिन। उसके अंदर जो मटेरियल को किसने पहचाना? फ्लेमिंग ने। इसके अंदर के मटेरियल को बोला गया क्रोमेटिन,
जो इंटरफेस होता है न्यूक्लियस का, जब न्यूक्लियस नहीं डिवाइड होता है तो क्या होता है, हाईली एक्सटेंडेड होता है और इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमेटिक। और स्फेरिकल बॉडीज़ भी होती हैं उसके अंदर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। और सिंगल होगा तो न्यूक्लियोलस। ये क्या है आपका न्यूक्लियोलस। और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या क्रोमेटिन, जो कि इंटरफेस होता है न्यूक्लियस का, मतलब जो डिवाइड होना शुरू नहीं होता। ये हाईली एक्सटेंडेड होता है और न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर पोर है, और इसके अंदर ये जो है ये न्यूक्लियोलस है। ये जो मटेरियल हुआ उसको हमने जैसे सेल का जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियोलस है। ओके ठीक, उसके बाद हम टू पैरेलल मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें स्पेस होता है आपस में, उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये एक बैरियर बनाती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। कौन सा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती हैं, दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती हैं न्यूक्लियस के बाहर जो कि बनाती हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली कंटिन्यूस हो जाती है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आउटर लेयर जो होती है कंटिन्यू हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं जो आउटर लेयर होती है इसकी। न्यूक्लियर एनवेलप कई बार माइन्यूट पोर्स भी होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। ओके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम्स बने हुए हैं, आउटर लेयर उससे कनेक्टेड हो गई किसमें, यार ये बीच का स्पेस क्या, पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। ये जो स्पेस है दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, तो माइन्यूट पोर्स होते हैं बीच में, जो कि दोनों मेम्ब्रेन जब जब फ्यूज़ हो जाती हैं आपस में तो माइन्यूट पोर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर डेवलप हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है न्यूक्लियर पोर से, आरएनए और प्रोटीन है, आरएनए प्लस प्रोटीन का मूवमेंट होता है न्यूक्लियर पोर के थ्रू बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ज़्यादातर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, पर किसी किसी में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी देखे गए हैं। कई मैच्योर सेल का न्यूक्लियस ही नहीं होता, जैसे इरेथ्रोसाइट में नहीं होता, वास्कुलर प्लांट्स की ट्यूब सेल में नहीं होता। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन होता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कंटेन करता है, ये रहा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन कंटेन करता है। और न्यूक्लियोलाई क्या होता है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोप्लाज्म में कंटिन्यू रहता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। न्यूक्लियोलस होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो पूरे न्यूक्लियोलस से कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। जो कंटेंट है न्यूक्लियोलस का वो न्यूक्लियोप्लाज्म से कनेक्ट कर सकता है क्योंकि कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती है। इट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म इज नॉट बाउंड बाय द मेम्ब्रेन। और ये किस चीज़ का साइट है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का साइट है। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, राइबो न्यूक्लिक एसिड। लार्जर और ज़्यादा बड़े न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है न्यूक्लियोलाई। ओके, तो इससे हमें पता लग गया इसका स्ट्रक्चर से।
ये न्यूक्लियस का इस पे। अब इसके आगे हम देखते हैं, ये देखिए इसमें हम अब नेक्स्ट उसमें देख रहे हैं पेज में, न्यूक्लियस का बता रहे हैं इंटरफेस, लूज इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन होता है इंटरफेस, मतलब स्टार्टिंग स्टेज जो होती है सेल डिवीजन की, दैट इज़ इंटरफेस न्यूक्लियस, उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। पर जब सेल डिवीजन होता है तो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स आ जाते हैं इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है डीएनए और सम बेसिक प्रोटीन होता है उसके अंदर, इसको बोलते हैं हिस्टोन्स। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होता है जिसको कि आरएनए बोला जाता है, एंड a single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA होता है 46 क्रोमोसोम में। इसको आप 12th में और डिटेल में पढ़ोगे इसी चीज़ को, कैसे सेल डिवीजन में कितना लॉन्ग होता है जो आरएनए होता है, जो क्रोमेटिन होता है वो क्रोमोसिन में चेंज हो जाता है ना। नेटवर्क ऑफ प्रोटीन होता है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं, बाद में क्रोमोसोम आ जाता है और उसके बाद क्रोमेटिन में डीएनए और बेसिक प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। ह्यूमन सेल का बता रहा है वो कि ह्यूमन सेल में जो डीएनए होता है वो करीब 46 2 मीटर लॉन्ग होता है और ये 23 क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसको और डिटेल में हम 12th में पढ़ेंगे। तो जो भी क्रोमोसोम होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है सेंट्रोमियर में, ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड कैनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। ये देखो टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है, ये किनेटोकोर, ये देखो ये रहा किनेटोकोर। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर होता है साइड में जो कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलता है काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर जो करता है 2 क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखता है। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये देखो ये होल्ड करके रखता है सेंट्रोमियर जो होता है। और मेटासेंट्रिक और जो होते हैं वो मिडल में होते हैं, सब मेटासेंट्रिक जो होते हैं मिडल से थोड़ा दूर होते हैं, सब मेटासेंट्रिक, ओके। ये वाला मेटासेंट्रिक है। इसमें क्या है, जो क्रोमोसोम है उसमें मिडल में सेंट्रोमियर है और 2 इक्वल आर्म्स बन रही हैं क्रोमोसोम्स की, ओके। ये सब मेटासेंट्रिक है। इसमें 1 आर्म शॉर्टर है, दूसरी क्लोजर है, ये वाला हो गया आपका सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल से थोड़ा सा दूर है, इसीलिए एक आर्म शॉर्ट है ना, और एक आर्म लॉन्ग है। ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं आपके। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है एंड में होता है, बिल्कुल एंड में होता है। उससे क्या होता है, एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक आर्म एकदम एक्सट्रीमली शॉर्ट होती है ना। The chromatin is situated close to its end, forming one extremely short और टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। उसके अंदर टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक शॉर्ट और बहुत लॉन्ग होता है वो एक्रोसेंट्रिक। जो एकदम बीच में होता है मेटासेंट्रिक, जो थोड़ी दूरी पे रहता है क्रोमोसोम का जो है सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम उसको सब मेटासेंट्रिक। ये सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे और क्लोज टू इट्स एंड एक्सट्रीमली शॉर्ट और लॉन्ग आर्म बनाए थे, इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और जिसमें जो क्रोमोसोम है टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है, ट्रेलोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है,
तो हो गया वो टेलोसेंट्रिक। ऐसे हमने 4 टाइप के पढ़ लिए हमने। क्या क्या पढ़ा? मेटासेंट्रिक, जहाँ पर बराबर आर्म्स होती हैं, सेंट्रोमियर बीच में होता है उस क्रोमोसोम के। एक बड़ा और छोटी आर्म्स हो जाती है, वो सब मेटासेंट्रिक। ओके। और फिर जिसमें एंड में ही प्रेजेंट है क्रोमोसोम के, एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट बना दी और एक एक्सट्रीमली लॉन्ग बन गई, तो उसे बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और जिसमें टर्मिनल सेंट्रोमियर है उसको बोलते हैं टेलोसेंट्रिक, है ना। टर्मिनल सेंट्रोमियर है उसको बोलते हैं हम, उसको हम बोलेंगे टेलोसेंट्रिक। ओके। तो ये अगर आप डायग्राम आपको लर्न है, साथ साथ डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि भाई टेलोसेंट्रिक में क्या है। तो इसको बोलेंगे हम, ये आपका हो गया ये एक्रोसेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक, ये मेटासेंट्रिक और ये टेलोसेंट्रिक। ये हमने पढ़ लिया। 4 टाइप्स के क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स के हमने डिवाइड किया इतने बार। ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location. स्मॉल फ्रेगमेंट होता है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट, जो कि स्टेन नहीं हो सकता। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो स्टेन नहीं आता है उसमें। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है एट अ कांस्टेंट लोकेशन पे, उसको बोलते हैं हम सैटेलाइट। फ्यू क्रोमोसोम्स ऐसे भी होते हैं। ओके। तो इस तरह से इसने इनको बताया गया। जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है इसके अंदर। टेलोसेंट्रिक में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है, जैसे ये बना हुआ है एक। ओके, ठीक है। ये सेंट्रोमियर यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्शन है। अंडरस्टैंड? जैसे एक बार मैं दोबारा इधर बना देती हूँ, ये देखो, थोड़ा क्लियरली बना देती हूँ। ये क्रोमोसोम्स है, ये सेंट्रोमियर है, और इसमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिस्टर को सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इसको बोलेंगे हम, जैसे इस तरीके से आया, अंडरस्टैंड, लाइक दिस। दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये सैटेलाइट में। तो और ये एक तरह से आपका सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। ये वाला जो है आपका, ये सैटेलाइट में इस तरीके से होता है। क्लियर? तो ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गए। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, पर मैं इसलिए आपको क्लियर ये है कि बिना डायग्राम के जितना डायग्राम देखोगे उतना आपको जो मैं समझा रही हूँ वो क्लियर होगा। ओके। तो इसका इनकी स्मॉल फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के कारण, है ना। और ये इसका सेंट्रोमियर हो गया। ओके। अब क्या है, माइक्रो बॉडीज़। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेजिकल्स होते हैं, छोटे छोटे, जिनको माइक्रो बॉडीज़ बोलते हैं, जो प्लांट एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या कंटेन करते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन करते हैं, उनको माइक्रो बॉडीज़ बोलते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था सेल द यूनिट ऑफ
लाइफ। ये हमारा 8th चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है। कल हम चैप्टर 9 करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप चाहते हैं मैं दोबारा उस टॉपिक को पढूं, या कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि और सब अच्छे समझ आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।